Yes, ma'am. In today's lecture, we will solve the differential equations, ordinary differential equations. Differential equations of higher order and degree 1. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन जिनका ऑर्डर 1 से ज्यादा है और डिग्री 1 है। और डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी पढ़नी है हमने? ऑर्डिनरी, क्योंकि हम ऑर्डिनरी की ही बात कर रहे हैं, हमने पार्शियल की बात नहीं की है कहीं पर भी। हायर ऑर्डर एंड डिग्री 1, इससे पहले हमने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हैं उन सब में उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 1 था, चाहे वो लीनियर थी, चाहे वो डिग्री 1 थी, चाहे वो डिग्री 1 से ज्यादा थी। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे उसमें ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा हमारे पास। इसमें हम दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। पहली, अच्छा अभी मैं जनरल nth ऑर्डर लिख रही हूँ, पर अभी हम उसको सेकंड ऑर्डर से करेंगे। सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जैसे भी होगा हमारे पास। क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। दोनों पढ़नी है हम। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ये जिसका भी फोन वाइब्रेट हो रहा है ना, प्लीज या तो बिल्कुल साइलेंट कर दो। दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एक विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और एक विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। इन जनरल हम स्टार्ट करेंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से। अगर मैं nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहूँ, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, तो वो किस तरह से लिखी जाएगी? इट विल बी रिटन एज, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वो nth ऑर्डर का होगा, यानी dny अपॉन dxn प्लस dn, इसके बाद इससे एक ऑर्डर कम लिख दिया। जनरल हो सकता है एब्सेंट भी हो उसमें, ऐसी कोई वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास होगा ही होगा ये, बट मैं इन जनरल लिख रही हूँ इसको। इसके बाद एक ऑर्डर और कम हो गया, और इस तरह से चलते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ y बचेगा और राइट हैंड साइड पे x का कोई भी फंक्शन जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मेरे पास इन सभी डेरिवेटिव्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना वो कांस्टेंट हैं, k1, k2, kn, ये जो k1, k2, kn तक मैंने लिखा है ना, ऑल आर कांस्टेंट्स, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। k1, k2, k3, kn, ये सब के सब क्या हैं यहाँ पर? कांस्टेंट हैं। अगर ये कांस्टेंट ना होकर हमारे पास x का कोई फंक्शन होते, ये कांस्टेंट ना होकर हमारे पास x का कोई फंक्शन होते, इन दैट केस हम उसको क्या बोलते? वेरिएबल कोएफिशिएंट। उस केस में हमारे पास कैसे लिखा जाता? सेम, k1 की बजाय मैंने p1 लिख दिया। p1 इज एनी पॉलिनोमियल इन x का कोई भी फंक्शन। p2, या ये भी x का कोई भी फंक्शन, और लास्ट में मेरे पास आ गया प्लस pny इज इक्वल टू x। यहाँ पर जो मैंने ये p1, p2 एंड सो ऑन pn लिखे हैं ना, दीज आर फंक्शंस ऑफ x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो इस तरह से दो तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है हायर ऑर्डर की, जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो। एक विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ेंगे और एक विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा, आपके सिलेबस में ना सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम अब सेकंड ऑर्डर से ही स्टार्ट करेंगे। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है और विद वेरिएबल कोएफिशिएंट भी है, दोनों, ठीक है। बट सिर्फ सेकंड ऑर्डर ना तो, हाँ जी मैम जो अभी तक पढ़ी थी ये फर्स्ट ऑर्डर की थी?
सारी फर्स्ट ऑर्डर की थी, बताओ उसमें कहीं d2y/dx2 पढ़ा था हमने? सिलेबस में तो फिर यही आना था, फर्स्ट ऑर्डर से आगे सेकंड ऑर्डर वाला, तो हाँ वो तो क्यों अब किया? सेकंड, क्या अभी तक हमने जितनी की है वो फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्व की थी, अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। अच्छा ओके मैम। सेकंड ऑर्डर मैंने यहाँ पर इन जनरल nth ऑर्डर लिखी है। सेकंड ऑर्डर का मतलब इक्वेशन क्या बनेगी बताओगे? n की जगह क्या पुट करोगे? 2। अगर मुझे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो वो किस तरह से लिखी जाएगी? d2y/dx2 प्लस k1 dy/dx प्लस k2y इज इक्वल टू x। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने nth ऑर्डर लिखी थी उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे सेकंड ऑर्डर लिखनी है तो वो इस तरह से लिखी जाएगी। ये कौन सी है? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यही अगर विद वेरिएबल कोफिशिएंट लिखनी होती तो कैसे लिखी जाती? d2y/dx2 प्लस p1 dy/dx प्लस p2y इज इक्वल टू x। और यहाँ पर p1 p2 किसके फंक्शंस होते? x के। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x है, t है, जो भी है। इन जनरल हम y एज अ फंक्शन ऑफ x लेके चलते हैं, तो जो जनरल इक्वेशन में हम लिखते हैं वो हमेशा y और x की फॉर्म में लिखते हैं। हम स्टार्ट इससे करेंगे, मैम सेकंड ऑर्डर। हाँ जी बोलो मानव। कांस्टेंट और वेरिएबल कोफिशिएंट में डिफरेंस बताना है एक बार। अब भी लो, अब यही लिखा तो सही मैंने कि ये p1 p2 x के फंक्शन हो गए। देखो अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रही हूँ d2y/dx2 माइनस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x²। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रही हूँ d2y/dx2 माइनस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x³। ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो गए वेरिएबल कोफिशिएंट और ये हो गए कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ठीक है, अगर एक के साथ कांस्टेंट हो एक के साथ वेरिएबल हो तो वेरिएबल माना जाएगा। सारे कांस्टेंट होने चाहिए तब विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ देखो इसके साथ तो 1 है, 1 तो कांस्टेंट होता है। अगर किसी एक के साथ भी वेरिएबल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, दैट इक्वेशन विल बी कंसीडर्ड एज विद वेरिएबल कोफिशिएंट, नॉट कांस्टेंट। सबके कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट हैं, ओनली इन दैट केस आप उसको बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है? यस मैम। चलिए अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient, with constant coefficient। इन जनरल हम इसको क्या लिखते हैं? d2y/dx2 प्लस k1 dy/dx प्लस k2y इज इक्वल टू x। यहां पर k1 k2 आर कॉन्स्टेंट्स and x is any function of x, any function of independent variable x। ये हमारे पास बनती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर हमारे पास अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, वो हम दो पार्ट्स में निकालते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, इफ मान लो u नहीं लेते, y है ना, y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ किसके? d2y/dx2। ये कैसे निकालने हैं उस पर भी हम बाद में आएंगे। k1 dy/dx प्लस k2y इज इक्वल टू 0। अभी मैंने ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट कंसीडर किया। होमोजीनियस पार्ट का मतलब है कि राइट हैंड साइड जिसकी 0। यहाँ पे मैं होमोजीनियस उस कंसर्न में बात कर रही हूँ कि अगर जैसे आपको ध्यान है, आप जब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ते थे,
तो ये आता था, आपको ध्यान हो तो, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, ये तो नॉन होमोजीनियस होती थी। x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन होती थी, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 होती थी हमारे पास, कांस्टेंट टर्म नहीं आती थी। तो उस कंसर्न में बात कर रही हूँ मैं, कि अगर मैं सिर्फ इस y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ सिर्फ होमोजीनियस पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास u इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। जब हम ये कहते हैं ना कि y1 y2 इसके दो सॉल्यूशन हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसको सेटिस्फाई करता है हमेशा। इफ y1 y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब u इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ d2y by dx2 प्लस k1 dy by dx प्लस k2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने y1 y2 किसके सॉल्यूशन निकाले थे? सिर्फ होमोजीनियस पार्ट के। तो अभी हमारे पास आधा सॉल्व हुआ। अब ये निकालने कैसे हैं उस पर हम बाद में चलेंगे, अभी इसके बाद बताती हूँ। सिर्फ इसके सॉल्यूशन माने थे हमने, कौन से? y1 और y2, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन होगा। नाउ द पार्ट लेफ्ट इज ये रह गया हमारे पास। जब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं ना, जब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, सॉरी, v इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। और v कैसे निकालते हैं? v, ये भी y इज इक्वल टू v है, इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। और ये किसके लिए सॉल्व होता है? d2y by dx2 प्लस k1 dy by dx प्लस k2y इज इक्वल टू x। इसमें हम राइट हैंड साइड भी लेके चलते हैं और इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वो कहलाता है v इज पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्योंकि हमें इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है, तो जब हमने इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होमोजीनियस पार्ट और एक फिर खाली राइट हैंड साइड लेके सॉल्व किया, तो इन दोनों का जो सम होगा ना, दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू u प्लस v विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? लेट दिस इज 1, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। और u को हम बोलते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि सिर्फ होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करके आता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और v को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इज सम ऑफ बोथ। और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास x होता ही नहीं, x की जगह 0 होता है, तो उस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 होगी और 0 पे आप कुछ भी अप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा, चाहे आप उसको इंटीग्रेट कर लो, चाहे आप उसको डिफरेंशिएट कर लो। तो हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक होमोजीनियस पार्ट और फिर एक राइट हैंड साइड कंसीडर करते चलेंगे। अगर हम सिर्फ होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन मिलता है हमको, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और फिर जब हम ये राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये जो x का फंक्शन गिवन है हमें, और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इससे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है ना, जिसको मैंने यहाँ पर v से डिनोट किया है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन एज y इज इक्वल टू u प्लस v, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी जब क्वेश्चन लेके चलूंगी ना, तो कैसे ब्रेक किया और कैसे फाइंड आउट किया, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जो बोला मैंने वो सारा क्लियर समझ में आ गया? क्या बोला है? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। हमारे पास क्या था? ये थी एक डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 प्लस k1 dy by dx प्लस k2y इज इक्वल टू x।
its solution is what? Its solution is y is equal to complementary function plus particular integral. ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहां से निकलता है? होमोजीनियस वाले पार्ट से, डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस पार्ट से। और ये कहां से निकलता है? जो हमें राइट हैंड साइड पे x का फंक्शन दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करना है इसको हमको, देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर अच्छा सपोज मेरे पास कहीं कभी x इज इक्वल टू 0 हो जाए, इफ x इज इक्वल टू 0, तो बताओगे इक्वेशन क्या बन जाएगी? देन इक्वेशन विल बी व्हाट? d2y by dx2 plus k1 dy by dx plus k2y is equal to 0। राइट हैंड साइड तो 0 हो गई। अगर राइट हैंड साइड 0 हो गई तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस। और अगर राइट हैंड साइड 0 ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। अगर राइट हैंड साइड 0 हो गई तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो इस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओगे? व्हाट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन? y is equal to complementary function। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यस, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट 0 हो गया क्योंकि x 0 है। अगर x 0 नहीं होता तो यहां से कुछ ना कुछ निकलता। अब हमें करना कैसे है, ठीक है? ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब जितना पार्ट बच गया ना हमारा इस यूनिट का, हर क्वेश्चन में आपने निकालना है। हर क्वेश्चन में कैसे करना है देखो, जनरल इक्वेशन से स्टार्ट करती हूँ। मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, इसका होमोजीनियस पार्ट लिखो। सबसे पहले क्या बनेगा बताओगे? इसका होमोजीनियस पार्ट क्या बनेगा? d2y by dx2 प्लस k1 dy by dx प्लस k2y इज इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज होती है, हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है ना, हम उस, अभी मैं आपको सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करनी बता रही हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे हम बाद में चलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली होमोजीनियस इक्वेशन। इसको इक्वेशन ही कर देती हूँ, ठीक है? राइट हैंड साइड पे जो x का फंक्शन है वो वाले क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में। और वो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? जो भी आपको डिफरेंशियल दे रखा है ना, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया हुआ है? x की। राइट d बाय dx एज कैपिटल D। हर क्वेश्चन में यही करना है। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा देख लेना, यहाँ x है, मैंने x लिया। आपको d बाय dx को रिप्लेस करके कैपिटल D, अगर d बाय dx d लिखा जाएगा तो कोई मुझे बताएगा d2 बाय dx2 क्या लिखा जाएगा? मैं सिर्फ ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वेरिएबल एज इट इज रखेंगे साथ में, चाहे वो y है चाहे वो x है। आई एम जस्ट रिप्लेसिंग ऑपरेटर। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेटर था, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑपरेटर था। इसको d लिखा, इसको क्या लिखूं? d स्क्वायर। स्क्वायर कभी नहीं बोलना, d2 बोलना, स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर यहाँ d3 होता तो यहाँ d3 आ जाता कैपिटल, d4 आ जाता, एंड सो ऑन। और जब आप ये वाली सारी नोटेशंस इसमें यूज कर लोगे तो बताओगे इक्वेशन क्या बनेगी? ध्यान से देखना, ये बनेगी d2y प्लस k1 dy प्लस k2y इज इक्वल टू 0। बन गई? यहां तक ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है जो हमने y पे अप्लाई किया है, ये भी एक ऑपरेटर है जो हमने y पे अप्लाई किया है। जो कांस्टेंट था वो हमने ऑपरेटर से बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है। तो कैन आई राइट दिस होल इक्वेशन एज d2 प्लस k1d प्लस k2, ये सारा का सारा इकट्ठा y पे अप्लाई कर दो और इक्वल टू 0 लिख दो। कैन आई राइट इट लाइक दिस? आप वो लिखते हो ना, d ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू du प्लस dv, करते हो ना? वही चीज की है मैंने यहाँ पे। ये ऑपरेटर अलग अलग y पे अप्लाई थे, मैंने सारे ऑपरेटर इकट्ठे करके एक साथ y पे अप्लाई कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट तो वही आएगा। ठीक है यहाँ तक? यस मैम। तो
तो ये चीज करने के बाद अब हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गई, सिंबॉलिक फॉर्म D2 प्लस K1D प्लस K2 y इज इक्वल टू 0। या अब हमें क्या करना है, हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं इसके और फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। वो दो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके बाद हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट, जो भी y का कोफिशिएंट है ना उसको 0 के इक्वल रखते हैं। अब जब हम इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं ना, नाउ हियर डू नॉट कंसिडर d एज डेरिवेटिव। d कोई भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे जैसे ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करके x की कितनी वैल्यूज आती हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। लेट वन इज अल्फा अनदर इज बीटा। वही आपको यहां करना है। नाउ ये क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया D में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन D। अगर ये क्वाड्रेटिक इन D है, वी विल गेट टू वैल्यूज D ऑफ D। मान लो कि वो दो वैल्यूज मेरे पास एक m1i और एक m2i, वो दो वैल्यूज क्या क्या आई मेरे पास, एक m1i और एक m2i। ठीक है यहां तक। अब यहां से मेरे पास तीन केस शुरू होते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज टू वैल्यूज, ये जो m1 m2 आया ये रियल भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना। इट मे बी रियल वैल्यू, इट मे बी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो हम पहला केस लेके चलते हैं कि ये रियल है एंड डिस्टिंक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट, अलग अलग, अलग अलग, सेम नहीं होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि जो सॉल्यूशन है लीनियर कॉम्बिनेशन में वो क्या लिखा जाएगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। यानी y1 बनेगा इस केस में e की पावर m1x और y2 बनेगा e की पावर m2x। और फिर उन दोनों का जो लीनियर फंक्शन, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और होमोजीनियस के केस में तो यही कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ऐसा कब, जब m1 और m2 दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर हमारे पास मान लो, ये तो आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर है, चलो अगर थर्ड ऑर्डर होती तो 3 वैल्यूज आती, फोर्थ ऑर्डर होती तो 4 वैल्यूज आती, है ना, क्योंकि जितने ऑर्डर की होती उतनी डिग्री की ये इक्वेशन बनती। यहाँ पे प्लस K2 भी था। तो अब अगर नेक्स्ट केस, अभी हम रियल लेके चल रहे हैं, यहां भी मैंने रियल ले लिया। मान लो रियल है और सेम है, सेम का मतलब मान लो m है, यानी कि 2 बार आ रही है सेम वैल्यू m है। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अगर सेम वैल्यू आ रही है तो फिर अगर आप सेम ये वाला मेथड अप्लाई करते हो तो इसके अकॉर्डिंग वो लिखा जाता C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर mx। और अगर मैं e की पावर mx कॉमन ले लेती तो C1 प्लस C2 आ जाता, ये तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाता। जबकि हमारे पास तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाई करने चाहिए। इफ वी आर सॉल्विंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, 2। तो यहाँ तो एक ही बन जाता। तो अगर सेम आता है ना तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, देखो C1 प्लस C2x e की पावर mx। क्योंकि ये वैल्यू 2 बार सेम आ रही थी तो लीनियर फैक्टर बन गया। अगर सपोज मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन होती और मेरे पास ये वैल्यू तीनों बार यही वैल्यू आ रही होती, मान लो मेरे पास सॉल्व करने के बाद m m m आ रहा होता, तो बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता।
2 बार जब सेम आ रही थी तो लीनियर फैक्टर बन रहा था, 3 बार सेम आएगी तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा, 4 बार सेम आएगी तो क्यूबिक फैक्टर बनेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर C1 प्लस C1 C2x plus C2x प्लस plus C2x C3x square. स्क्वायर, C3x स्क्वायर e रेज टू द पावर mx। ये किस केस में? जब रिपीट हो रही है। अगर रिपीट नहीं हो रही है तो फिर हम नॉर्मल लिखेंगे इसको। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, आज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा मेरे को लग रहा है, अभी तो थर्ड केस बाकी है, तो कल मैं ये सारा रिपीट नहीं करवाने वाली हूँ। आप लोग बताओगे मुझे किस केस में क्या लिखना है हमको, तो इसीलिए अच्छी तरह से देख लो इसको। चले थर्ड केस पे। हाँ Yes, जी, ma'am. चलिए। नाउ द थर्ड केस इज व्हेन M1 M2 आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर एक वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? Alpha minus iota beta. यस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा लाई कर रहा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी लाई करेगा। तो यानी वो 2 वैल्यूज ये होंगी, एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो अब अब मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक m1 और एक m2। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहूं तो कोई बताओगे मुझे क्या बनेगा? C1 e की पावर m, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, सेम तो है नहीं, तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, यही लिखते हैं ना। देखो, जब रियल और डिस्टिंक्ट थी तो हमने यही लिखी थी, डिस्टिंक्ट तो अभी भी है, दोनों अलग अलग है। तो अगर मैं यही रिजल्ट अप्लाई करूं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? m1 क्या था मेरे पास? m1 e रेज टू द पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। m2 क्या था? e रेज टू द पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी और फाइनली जो रिजल्ट आएगा ना क्वेश्चंस में हम उसको यूज करेंगे। सिर्फ इसको रीअरेंज करूंगी और कुछ भी नहीं। खोल दो ये सारा। अगर पावर एडिशन में आ रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर अल्फा एक्स अलग और e की पावर आयोटा बीटा एक्स अलग लिख सकते हो। Yes, ma'am. नेक्स्ट, e की पावर अल्फा एक्स अलग, e की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स अलग लिख सकते हैं। वही है, वहां पे प्लस आयोटा बीटा था, यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? क्या कॉमन आ सकता है? हाँ, E raised की power alpha x. अल्फा एक्स, वेरी गुड। C1 e की पावर बीटा एक्स आयोटा बीटा एक्स और C2 e की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। अच्छा, आप में से अगर किसी को याद हो, आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, व्हाट इज e की पावर आयोटा थीटा? क्या? एक मिनट। e की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा प्लस आई sin थीटा। यस, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस केस में थीटा क्या है? बीटा एक्स। इस केस में Beta थीटा x. क्या है? इस केस में माइनस बीटा एक्स, राइट? यही बनेगा ना। क्या लिखें अब? लिखो C1 cos बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स प्लस C2 cos माइनस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन माइनस बीटा एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओगे व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? Cos theta. Cos theta. And what is sin of minus theta? Minus sin theta. माइनस साइन थीटा। तो ये बन गया मेरे पास। मैंने सिर्फ सारी ब्रैकेट खोल दी। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल।
अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी कंबाइन कर दी और बिना आयोटा वाली इकट्ठी कंबाइन कर दी। क्या लिख सकती हूं मैं इसको, C1 प्लस C2 कॉस बीटा एक्स प्लस आयोटा C1 माइनस आयोटा C2 साइन बीटा एक्स। लिख सकते हो? हाँ जी, लिख सकते हैं? बोलो भाई। Yes, ma'am. कॉस बीटा एक्स वाली टर्म एक साथ कर ली, साइन बीटा एक्स वाली टर्म, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट ही तो है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज आल्सो अ कांस्टेंट। लेट दिस इज अ कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट कैपिटल ए, दिस इज अ न्यू कांस्टेंट कैपिटल बी। तो मेरे पास इसको क्या लिखा जाएगा, e की पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b sin बीटा एक्स। अब मैं जहां पर भी मेरे पास d की वैल्यूज कॉम्प्लेक्स आएंगी ना, मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसमें लिखूंगी ना, डायरेक्ट ये लिखूंगी, ये सब करके नहीं दिखाऊंगी जो अब करके दिखाया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। आप क्वेश्चन में डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, e रेज टू द पावर अल्फा एक्स इंटू a cos बीटा एक्स प्लस b sin बीटा एक्स। तो 3 केस किए हमने। पहला, जब वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट थी, दूसरा जब वैल्यू रियल और सेम थी, और तीसरा जब वैल्यूज कॉम्प्लेक्स थी। क्योंकि अभी हमने सिर्फ सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, कल के लेक्चर पे जाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि एक बार ये अप्लाई करना आ जाएगा, फिर कल हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स मोर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लूंगी, d2y बाय dx2 प्लस 5 dy बाय dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल की हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं। अब बताओगे सबसे पहली चीज क्या करेंगे, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग? d by dx to d मान। सबसे पहली चीज क्या की थी हमने, सिंबॉलिक D by dx को भी पुट करेंगे। हाँ, होमोजीनियस तो दे ही रखी है हमको। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, d2y प्लस 5dy प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही लिखना है जैसे अब लिख रही हूं, वेयर d क्या है, d बाई dx। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसके बिना ये कंसीडर नहीं होगी इक्वेशन। d2 बाई dx2 की जगह कैपिटल D2 प्लस 5dy प्लस 6y इज इक्वल टू 0, वेयर d इज इक्वलेंट का सिंबल है, ये इक्वल का नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर अकेला कभी नहीं लिखा जाता जब तक उसको किसी फंक्शन पे अप्लाई नहीं करते हम, तो हमेशा इक्वलेंट का सिंबल यूज करोगे, नॉट इक्वल। ये बन गई सिंबॉलिक फॉर्म। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, सारे के सारे ऑपरेटर इकट्ठे कर दो और उसको किस पे अप्लाई कर दो, y। अच्छा, इसके बाद कौन सी इक्वेशन लिखते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट, d2 प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन d आ गई। अच्छा, कई बार तो क्या होगा कि ये इक्वेशन आएगी ना, आप इजीली इसके रूट्स निकाल लोगे, बट अगर आप फैक्टर बना के रूट नहीं निकाल पाए फिर क्या करोगे? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाकर आप रूट्स नहीं निकाल पाते हो तो आप क्या करते हो, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो आप किस तरह से निकालते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ फैक्टर बन रहे हैं,
बनेंगे फैक्टर? कौन कौन? Yes, ma'am. 3d plus 2d plus 6 is equal to 0. d into d plus 3 plus 2 into d plus 3 is equal to 0. d plus 3 d plus 2 is equal to 0. d is equal to -2 और -3. कौन सा केस है? 3 केस बताए थे, First. रियल एंड डिस्टिंक्ट. Roots are real and distinct, hence complementary function will be c1 e की पावर m1x. m1 कितना है? -2. वो आपकी मर्जी, आप m1 इसको मानो, m2 इसको मानो, that doesn't matter. And solution is, in this case solution is equal to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है? 0 है. क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है? 0. तो ये आ गया. इज इट क्लियर? मैम लास्ट टाइम रिपीट करना. Yes, ma'am. मेरे पास दो वैल्यूज आ गई d की, एक -2 और एक -3, और ये दोनों वैल्यूज रियल और डिस्टिंक्ट हैं. जब रियल और डिस्टिंक्ट होती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं? c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x. m1 मैंने -2 को माना है, m2 -3 को माना है. आप उल्टा भी मानोगे तो भी इट डजंट मैटर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी मान लो. ये आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया. बट क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी वो होमोजीनियस इक्वेशन थी, उसमें राइट हैंड साइड पे x का कोई भी फंक्शन नहीं था, तो इस केस में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होगा. पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है. तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर -2x